अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं डॉक्टर फारूक किदवाई। हम कोरोना के सिलसिले में काफ़ी सारे प्रोग्राम करते जा रहे हैं ताकि एक आम आदमी में शनासाई हो और वो इस बीमारी से लड़ सके। आज हमारे साथ हमने अमेरिका के शहर न्यू जर्सी से डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर को लिया है। डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर तकरीबन कोई आज से 25 साल से न्यू जर्सी में लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ये सीने के माहिर अमराज हैं, मुख्तलिफ अस्पतालों में जाते हैं, मुख्तलिफ डिस्पेंसरियों में काम करते हैं और इनका चैरिटी में बहुत बड़ा नाम है। जिस किसी को भी ज़रूरतमंद होता है वो डॉक्टर साहब के पास बिला किसी तकल्लुफ़ और ताख़ीर के पहुंच जाता है और डॉक्टर साहब उसको बगैर कुछ पूछे सबसे पहले उसका इलाज करते हैं। वेलकम डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में आए। जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि नाज़रीन आप लोगों को मालूम है कि कोरोना का वायरस चीन से चला और चीन से होता हुआ वो अमेरिका में आया। तो आज हमारा जो प्रोग्राम है हम वो बात करेंगे कोरोना वायरस अमेरिका में। और अमेरिका में जैसा कि आपको मालूम है कि तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा अमवात हुई और वो सिर्फ 2 महीने के अरसे में हुई। न्यू जर्सी एक सूबा है अमेरिका का जिसकी आबादी तकरीबन 70 लाख है और उसमें बेशतर आबादी जो है वो पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी और श्रीलंका के लोगों से है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ बहुत बड़ी एक मुकामी आबादी है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप ये कोरोना वायरस के लिए तैयार थे? नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं थे। हमारे हॉस्पिटल, पब्लिक सेक्टर, हमारे ऑफिसेज, हमारे नर्सें, आप जो एंसिलरी सर्विसेज हैं, किसी को भी ये तैयारी नहीं थी कि क्या होने वाला है। तो ये एक अचानक समझ ले, अचानक थी तो नहीं, पता था कुछ हो रहा है, आ रहा है। मेरा ख्याल इसमें बहुत बड़ी लीडरशिप की फेलियर है, लेकिन मेडिकल कम्युनिटी इसके लिए तैयार नहीं थी। एटलीस्ट जो न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, कनेटिकट की जगह जहां पहले आया कोरोना वायरस, हम लोग इसके लिए तैयार नहीं थे जितना होना चाहिए था। तो डॉक्टर साहब, कितनी जल्दी आपने तैयारी की? तैयारी ये है कि बस कह लें कि वीक 10 डेज में पूरे हॉस्पिटल जो है वो वार जोन बन गए। यहाँ पे एक स्ट्रेटजी के साथ चलता है कि इमरजेंसी रूम में मरीज आ रहा है, उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, उसको फिर फ्लोर पे भेजते हैं। यहाँ तो ऐसे हो रहा था कि मरीज के बाद मरीज आ रहा था और इतने बीमार वो मरीज थे कि जैसे आपको पता है कि हमें ऑक्सीजन उनको देनी पड़ रही थी, वो सेप्टिक शॉक में चले गए, ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया। नेक्स्ट थिंग हमें नजर आ रहा है कि वो वेंटिलेटर पे चले गए। अबे एक मरीज को आप एडजस्ट कर रहे हैं, उनकी सेटिंग हो रही है, तो अगले मरीज आ गए। बस यही देख ले कि मरीज पे मरीज आना शुरू हो गया और देखते ही देखते अस्पतालों में, इमरजेंसी रूम में, इंटेंसिव केयर यूनिट में, टेलीमेट्री पे बेड खत्म होना शुरू हो गए और एकदम लोग नर्वस हो गए। डॉक्टर और एंसिलरी सर्विस वाले नर्वस हो गए। तो बहुत जल्दी ये सर पे पड़ गई और फिर जो भी इमरजेंसी में करना पड़ता है वो मेडिकल डॉक्टर्स और नर्सों ने किया और बहुत अच्छा किया और कईयों ने इसमें अपनी लाइफ भी दे दी। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये अचानक अचानक इतने सारे, जैसे आप फरमा रहे हैं कि लोगों की लाइन लग गई और लोग जो है जगह नहीं बच रही थी, तो ये क्या वजह थी कि ये अचानक एकदम इतने सारे लोग शहद की मक्खियों की तरह आ गए? देखो, वही बात जो आपने पहले कही कि क्या हम लोग इसके लिए तैयार थे? हाँ, हम इसके लिए तैयार नहीं थे। हमारे इमरजेंसी रूम इसके लिए तैयार नहीं थे, हमारे इमरजेंसी डॉक्टर्स इसके लिए तैयार नहीं थे। एकदम अगर आपको याद होगा अप्रैल में हमारे पास तो मास्क भी नहीं थे, N95 मास्क, जो कि इस किस्म की डिजीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, हमारे पास नहीं थे। मैं अपनी पर्सनल बता देता हूँ, मेरे पास एक मास्क था जो 1 डेढ़ हफ्ता मुझे चलाना पड़ा कि वही लेके मैं सब मरीजों के कमरों में जा रहा हूँ और प्रोटेक्शन जो वो नहीं थी जो होनी चाहिए थी। तो यही हुआ कि हमें पता ही नहीं चला कि ये मरीज इतनी जल्दी इतने सिक हो जाएंगे। हमने वो
बहुत कम देखा हुआ है। सिर्फ मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, मैं इतनी उम्र है कि मैंने 30 साल पहले जब मैं न्यू जर्सी में रटगर यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में काम करता था, उस वक्त HIV में हो गया था, राइट? आपको याद होगा तो 20 साल, 25 साल, 30 साल के जवान मरीज आते थे, तो वो भी आते थे तो वो 5 आ गए, 10 आ गए। अब यहाँ तो क्या हो रहा था, हॉस्पिटल में 30, 35, 40 मरीज एकदम इमरजेंसी रूम में आ गए। तो वो ऐसे नहीं थे कि उनमें थे 10-15 फ्लोर पे चले जाए, 10-15 ER में रख लो, 15-20 ICU में। वो ICU आपका 2 हफ्तों में भर गया, टेलीमेट्री फ्लोर आपका भर गया, और ये मरीज ऐसे हैं जिनको आपको मॉनिटर करना है, ऑक्सीजन देनी है, हार्ट मॉनिटर करना है। तो बिल्कुल मैं आपको सीधी बात बताऊं, इट वाज केयास। केयास ये था कि रेगुलर फ्लोर पे मरीज पड़े हैं और उनकी ऑक्सीजन ड्रॉप हो रही है और नर्सों में वो कैपेसिटी नहीं है, तो एकदम हमारी नर्सें थी वो डबल और ट्रिपल शिफ्ट कर रही हैं, डॉक्टर्स डबल एंड ट्रिपल शिफ्ट कर रहे हैं। एक एक डॉक्टर के पास ह्यूज नंबर ऑफ पेशेंट था। तो अल्लाह ताला की रहमत थी कि सब लोगों ने हिम्मत की और एक्स्ट्रा काम किया। तो बहुत, एक टाइम ऐसा मैं आपको बता दूं कि आ रहा था कि यू फील डिप्रेस एंड डाउन कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि कोई ऐसा नजर ही नहीं आता था कि यहाँ से हमें कोई कोई ब्रेक मिल जाएगी, हमें ऐसे होगा कि सांस लेने का टाइम मिल जाएगा। तो ऐसा टाइम था उस वक्त। तो डॉक्टर साहब, ये जैसे हमारे जहनों में है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां बहुत ज्यादा गुर्बत है, तालीम की बहुत कमी है, लोग समझते नहीं है, ये तो एक बहुत पढ़ा लिखा मुल्क है, इसमें बहुत तालीम याफ्ता लोग हैं, तो क्या उनको ये सब चीजें नजर नहीं आ रही थी? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल लीडरशिप से लेके नीचे तक वाकई उनको ये नजर नहीं आया कि ये क्या होने वाला है। वो जो 3 या 4 हफ्ते फरवरी के एंड और मार्च के शुरू में हुए, उसमें मेरा ख्याल है लीडरशिप की बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने सिटीज को, कंट्री को बंद नहीं किया और यही समझा कि ये ऐसा नहीं होगा, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। हमारे बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, हमारी एजुकेटेड कम्युनिटी है, लेकिन याद करो एजुकेटेड कम्युनिटी का मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्टर्स हैं, वो साइंसदान है, ये या वो नर्स है। एक इंजीनियर है, लॉयर है, उसके लिए अंडरस्टैंड करना कि भाई कोरोना वायरस क्या है, किस तरह फैल रहा, क्या होगा। और दूसरी बात, मिक्स मैसेजेस इतने ज्यादा थे कि कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो गए कि देखो ये तो फ्लू की तरह होगा, नजला जुकाम होगा, 5-7 दिन ठीक हो जाएगा। कुछ ने कहा यार हो भी जाएगा तो ठीक हो जाएगा, सही रहेंगे। मेरा ख्याल किसी ने ये सोचा नहीं था और रियलाइज नहीं किया, कम से कम सोचा तो होगा, क्योंकि चीन में था जो कि या तो हमारी आंखें बंद थी, कान बंद थे, हम लोगों ने रियलाइज नहीं किया कि वहां चीन में क्या हो रहा है, लेकिन एग्जाम्पल तो थी हमारे सामने। तो डॉक्टर तो साहब ये आई थिंक बताइएगा, कि एक एक दिन में न्यू जर्सी शहर में हमने पढ़ा और देखा और सुना 500-500 लोग मर रहे थे, जो कि एक बहुत ही दहशतनाक नंबर है कि एक शहर में रोजाना 500-500 लोग मर रहे हो। उस मरने की वजह आप समझते हैं क्या सिर्फ ऑक्सीजन की कमी थी, या आप समझते हैं अद्वियात की कमी थी? क्योंकि एक तो चीज आपको पता चल गई कि यह बीमारी आ गई है, तो आप उससे किस तरह लड़ रहे थे? तो देखो, पहली बात यह है कि कोरोना वायरस की अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं, ठीक है। तो क्या हम कर रहे थे, हम उनकी सपोर्टिव केयर कर रहे थे मरीजों की, कि उनके अंदर अपनी कुव्वत मदाफियत पैदा हो जाए। हमें वो 3 वीक्स, 2 से 3 वीक मिल जाए जिसमें इंसान की अपनी कुव्वत मदाफियत इतनी हो जाए कि वो वायरस से लड़ सके और हम्म। लोग सेहतयाब हो जाए। हम्म। मुश्किल ये हो गई कि जैसे वो दूसरा हफ्ता शुरू होता था, बॉडी में इन्फ्लामेशन इतनी ज्यादा हो जाती थी कि बॉडी गिव अप कर देती थी। उसमें क्या होता था, सबसे ज्यादा जो ऑर्गन जिसकी वजह से लोग मरे हैं या मर रहे थे, वो लंग्स फेलियर थे, जिसमें फेफड़े पूरे पानी से और इन्फ्लामेशन से भर गए। और उसके बाद आपने वेंटिलेटर पे भी लगा दिया। वेंटिलेटर क्या करता है, वेंटिलेटर आपको ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, लेकिन वो लंग्स को ठीक तो नहीं कर रहा ना, डिजीज को ठीक तो नहीं कर रहा ना। आप सपोर्ट कर रहे हैं कि हम्म। भाई जब तक इम्यूनिटी पैदा हो जाए तो हम्म। तो हम लोग सपोर्ट कर सके। अब देखो क्या होता है,
किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है और बीमारियां हैं, हम उस बीमारी को ठीक करते हैं। ठीक करने से क्या होता है कि वो इंसान बेहतर हो जाता है। कोरोना वायरस में क्या है कि बीमारी को अगर ठीक नहीं कर सकेंगे क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट नहीं है और इंसान को अपनी कुव्वत मदाफियत से ठीक होना है, तो उसमें हम सिर्फ एक टारगेट थे, मरीज एक टारगेट थे। अगर किसी ने वो इम्यूनिटी पैदा कर ली, वो लोग बच गए और उस वक्त तक अगर उनके किडनी फेल हो गए, हाँ, उसकी ट्रीटमेंट ये थी, उनको किडनी मशीनों पे डायलिसिस लगा दिया हमने। जिसके लिवर फेल हो गए उसको दवाइयां दी कि लिवर को सपोर्ट कर दिया। जिसके ब्लड क्लॉट बन गए उसको हमने ब्लड क्लॉट की मेडिसिन दे दी कि चलो। लेकिन वायरस को हम कुछ नहीं कर सके। अप्रैल मई में वायरस चलता रहा, हमने 1 2 3 4 10 दवाइयां ट्राई की और जैसे जैसे बीमारी फैलती गई, उसकी सेवेरिटी बढ़ती गई, हम लोग दवाइयां ट्राई करते गए कि कौन सी दवाई काम करे। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने जब कहा कि दवाइयां तो उसकी कोई है नहीं, आप सिर्फ उसके जो अलामात थी उसको आप उसको सही करते गए, तो फिर ये कम कैसे हो गया? 500 से 0 पे कैसे चला गया? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल है। देखो क्या हुआ, हम लोगों ने रियलाइज किया कि सोशल डिस्टेंस जो है वो की पॉइंट बन गया और जो फेस मास्क है वो की पॉइंट बन गए। हम क्या कर सकते थे कि मरीज जो बीमार है उसको सेपरेट कर दो दूसरे मरीजों से, तो 3 हफ्ते के बाद अगर वो मरीज बच गया, वो ठीक हो जाएगा, वायरस को उसका अपना जिस्म काबू कर लेगा और वो 3-4 हफ्तों के बाद वो किसी और को बीमारी नहीं दे सकेगा। तो क्या हुआ, जब हमने लोगों को आइसोलेट कर लिया, हमने मास्क पहनने शुरू कर दिए, हम लोगों ने हाथ धोने शुरू कर दिए, हमने अपने आप को एक दूसरे से आइसोलेट करके वायरस को अलग कर दिया और वो हमारी जीत है। अगर हम ये चीजें कर लें तो हम इसको 0 पे ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूरी कम्युनिटी को जानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये बीमारी को कंट्रोल अभी किस तरह कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये आपने फरमाया कि मास्क लगा लिया, तो मास्क से क्या होता है? मतलब आप एक बात बताइए, मास्क मैं लगा लूं तो इसका मतलब ये है कि मैं बच गया और किसी और को मैं ये नहीं दे सकता, कैसे? अच्छा, इसके 2 हिस्से हैं। मास्क लगाने के 2 है। एक तो ये है, आप अज्यूम कर लो कि मुझे कोरोना वायरस है 1 मिनट के लिए, तो वो कैसे फैलेगा, मैं आगे वो कैसे फैलाऊंगा? वो आगे सबसे ज्यादा जो वे है वो ये है, खांसने से, जोर से बातें करने से। जब मुंह से थूक निकलता है, ड्रॉपलेट निकलते हैं, वो हवा में जाते हैं और अगर मेरे सामने उस वक्त कोई दूसरा इंसान खड़ा है जिसको कोरोना नहीं है, वो उस एयर को सक करेगा, उसको सांस लेके अपने अंदर ले जाएगा और वो वायरस उसके चला जाएगा। अब उसको कैसे रोका जा सकता है? अगर मैंने मास्क पहन लिया, अगर मैं खांसूंगा और बातें करूंगा और मेरा ये थूक या ड्रॉपलेट बाहर निकलेंगे, वो दूसरे तक नहीं जा पाएंगे और वो मास्क के अंदर रह जाएंगे। तो मेरे मास्क पहनने से जो मेरा दोस्त है, मेरे बहन भाई हैं, मेरे आगे पीछे जानने वाले मेरे साथ हैं, अगर मुझे है भी तो उनको कोरोना वायरस नहीं मिलेगा। दूसरा जो है, अगर मैंने मास्क जो कि हायर लेवल के मास्क, नॉट सर्जिकल, जिसको N95 या KN95 हम बोलते हैं, वो मास्क अगर मैंने भी पहना है और मेरे सामने वाले ने भी पहना हुआ है और मैंने खांसा भी हूं, अगर मुझे है कोरोना वायरस, तो वो चांसेस उसके दूसरे बंदे को मिलने वाले ऑलमोस्ट, अगर दोनों लोगों ने पहने, 0 के करीब हो जाए। अगर मेरे पास खड़े होने वाले ने N95 या KN95 पहना हुआ है और मैं खांस रहा हूं और मुझे कोरोना वायरस हो गया, तो उनको मिलने के चांस 5% से भी कम हो जाएंगे। तो यही मिसाल है कि मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूं। मैंने तकरीबन 3 माह में तकरीबन कोई 700 से 800 मरीजों का इलाज कर चुका हूं, जिसमें हॉस्पिटल में मरीज और ऑफिस के मरीज हैं। मैंने 3 टेस्ट करवाए, मेरे नेगेटिव है, एंटीबॉडीज मेरी नेगेटिव है। तो क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, मास्क उससे काम बन रहा है, मास्क प्रिवेंट कर रहे हैं। मास्क जो है
वो उसके पहनने से आपको डिजीज मिलने के चांस कम हो जाते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि मैं मरीजों के ऐसे के कमरों में गया हूं जो खांस रहे हैं, जिनकी सांस रुका हुआ है, सांस की नाली पे मैं उनको डाला हुआ है। मैंने उनकी गले में जो ट्रेकियास्टमी होती है, ब्रीदिंग ट्यूब्स डली हुई है, मैं उनको ट्यूब बदलता रहा हूं, उनको मैं सक्शन करता रहा हूं। N95 मास्क मेरे लगा हुआ था, तो उससे आप बच सकते हो। तो यही बात है, फिर स्ट्रेस यही करूंगा कि मास्क, जैसे आपने कहा कि कैसे फैलता है, तो ये मास्क है, या कैसे प्रिवेंट होता है, तो ये मास्क है जिसने हमें प्रिवेंट किया। दूसरा क्या है, जी। जो आप, अगर आपको खांसी है, आपको कोरोना वायरस है, जो आपको शक है, आपको है बॉडी एक्स है, पेन है, आपके अलामात है वायरस के, तो आप अपने प्यारों से अलग हो जाएं, अपने जानने वालों के पास ना रहे, अपने आप को अलग कमरे में कर लें, ताकि जब आप खांसे बात करें वो फैल न सके। तो हम्म। अगर वो फैल नहीं सकेगा वायरस, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके जिस्म में कुव्वत मदाफियत बन जाएगी 2-3 हफ्तों के बाद। लास्ट वन जो आखिरी है वो ये है, लगातार हाथों को धोते जाए साबुन से। साबुन से वो जो वायरस की ऊपर की लेयर है वो खत्म हो जाती है, वायरस मर जाता है। ओह, अगर आप हाथ धोते जाएंगे तो आप अपने नाक को, मुंह को, आंखों को टच नहीं करेंगे। जब वायरस कैसे मिलता है हमको? आंखों के जरिए, नाक के जरिए, मुंह के जरिए। ये 3 ऑर्गन आप ना वायरस को लगने दें। बेशक आपके जिस्म पे वायरस लगा हुआ हो, तो आपको वायरस नहीं होगा, डिजीज नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया और ये एक समझ में आने वाली बात है, आपने बहुत अच्छे तरीके बताए। मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये जो वायरस है, आपने फरमाया कि खांसी अगर है, या तो जो पानी पी लेते हैं या चमचा दूसरे का ले लेते हैं एक घर में रहते हुए, तो क्या बर्तनों वगैरह को भी अलग कर दें सारी चीजों को? हाँ, तो अगर किसी को वायरस है, कोरोना वायरस की डिजीज है, तो उसके थूक में कोरोना वायरस है। अगर आपकी प्लेट, आपका चम्मच, आपकी स्ट्रॉ, आपका गिलास आपने मुंह को लगाया है, तो वो जो बर्तन है उसको वो वायरस लगेगा। हम्म। अगर वही बर्तन कोई हाथ लगाए उसको, और हाथ लगा के मुंह को, आंख को, नाक को लगाए, उसको फैल सकता है। या कोई दूसरा वैसे ही उसको, उससे पानी पिए, उसी गिलास को इस्तेमाल करो, तो हाँ, उससे चांसेस कोरोना वायरस फैलने के बढ़ जाएंगे। तो जिस डॉक्टर, बंदे को भी कोरोना वायरस है, उसको अपने आप को मुकम्मल अलग कर लेना चाहिए। उसका कमरा अलग होना चाहिए, कमरे के दरवाजे, खिड़कियां बंद होनी चाहिए। अगर हो सके तो बाहर की खिड़की खुलनी चाहिए, जो बाहर खुल रही हो, ना कि घर के अंदर कोई खिड़की दरवाजा खुल रहा हो। तो डॉक्टर साहब, आपकी बात से मैं ये इत्तफाक करूंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान के हालात को देखता हूं, जो जो कि वहां पे ये होता है कि एक छाबड़ी वाले पे सब लोग खड़े हुए खा रहे हैं, वो एक ही बर्तन में पानी से वो सबको खंगाल खंगाल के तौलिए से पोंछ करके दे रहा है। तो जो आपने अभी बात बताई है कि ये तो बहुत ही समझ में आने वाली बात है कि ये भी एक तरीका है फैलाने का, कि आदमी अगर सफाई सुथराई ना रखे और एहतियात ना बरते, तो ये बहुत ये फैलने का एक बहुत जरिया है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपने फरमाया कि ये मुंह के जरिए या नाक के जरिए जाता है, तो इसमें खांसी की बहुत शिकायत है, और फिर ये जो फेफड़ों की आपने बात की, ये लोग थोड़ी सांस फूल रही है, ये सब क्या है? तो जैसे मैंने कहा कि ये मुंह के रास्ते, नाक के रास्ते, आंखों के रास्ते आपके जिस्म में जाता है। जब नाक के और मुंह के जरिए ये वायरस आपके लंग्स में जाता है, लंग्स में जाके जो आपकी लाइनिंग है लंग्स की, जो आपके एयर के पाइप है, सांस लेने वाले पाइप है, उनके जो सेल है उनके अंदर चला जाता है ये वायरस। वहां जाके वो फिर कहने के बैटल होती है, हमारे जिस्म जो है उसकी पॉलिस आती है, उसके साथ बैटल होती है। तो वहां पे फिर वो हम क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है। वहां पे फिर बॉडी सिक्रीट करती है, सिक्रीशंस होती है, वहां पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। लेमन टर्म में हम उसको कहते हैं कि वो कह ले बैटल ग्राउंड बन जाता है, वायरस और हमारे जिस्म के दरमियान। वो जो बैटल ग्राउंड बन जाता है, वहां जंग का हिस्सा बन जाता है। उससे फिर हमारा जिस्म तबाह होना शुरू हो जाता है। उससे लंग्स में
वायरस बढ़ना शुरू होते हैं। वायरस हमारे जिस्म को फोर्स करता है कि वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 वायरस हमारा जिस्म बनाना शुरू कर देता है। ये वायरस हमारे जिस्म को कंट्रोल कर लेता है कि खुद को फैलाना चाहता है और हमारा बॉडी को वो हावी आके वो बनाना शुरू कर देता है, और बाकी जिस्म का हिस्सा जो है वो अटैक करता है, इसको मारना चाहता है। वो जो बैटल बनती है उसमें फिर लंग्स जो है वो खराब होना शुरू हो जाते हैं, उसमें ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं, उसमें जिसको आप कहते हैं बलगम जो होती है स्प्यूटम, वो बनना शुरू हो जाता है। मरीज जो है वो कमजोर होता जाता है। फिर जिस्म क्या कहता है, सांस की नाली कहती है मेरी सांस की नाली में कुछ है, तो इसको कैसे निकालूं? अल्लाह ताला ने ऐसे हमें बनाया हुआ है कि हम खांसते हुए उसको निकालने के लिए, उसको बाहर फेंकने के लिए, और वो वायरस के लिए परफेक्ट है। वायरस को वही चाहिए कि हम खांसे, खांस के वो फैलाए इसको, और दूसरे जो लोग इर्द गिर्द है उनको हो जाए। और वायरस की तो यही है कि मैं कितने फैल सकूं, कितने लोगों को बीमार कर सकूं, ये वायरस की कामयाबी है। तो हमारी कामयाबी ये है उसको कैसे इनकार करें कि नहीं हम तुम्हें नहीं फैलने देंगे। तो वो फैलने ना देना, आप मास्क इस्तेमाल करें, एक दूसरे से दूर रहें। तो अगर आपने खांस दिया, आपके करीब कोई नहीं है, वायरस बाहर आएगा, गिरेगा, कुछ घंटों के बाद मर जाएगा, खत्म हो गया। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो आपने जैसा फरमाया कि जो दवाइयां आपने दी, आपने दवाइयां उनको उन चीजों को दी जिस चीज में आपने देखा कि इसको इस दवा की जरूरत है। लेकिन ये जो बहुत सारी दवाइयां, अमेरिका में तो आप प्रैक्टिस करते हैं, दवाइयां आम नहीं मिलती, लेकिन गैर ममालिक में, खास तौर पे पाकिस्तान में, हम वहीं के लोग हैं, तो वहां तो आप जाके फार्मेसी से कोई सी भी दवा ले लीजिए और खाना शुरू कर दीजिए। तो क्या ऐसा करना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। देखो, पहली बात ये है, मैं आपको वापस लेके चलता हूँ कि जब किसी को वायरस होता है क्या होता है। जब किसी को वायरस लग गया, उन्होंने सांस लेके उनके फेफड़ों में चला गया, 40-50% तक तो लोग ऐसे होते हैं, हमें कोई वजह का नहीं पता क्या वजह है, उनको पता भी नहीं चलता कि उनके जिस्म में ऑलरेडी वायरस आ चुका है, हम्म, और जो कि बहुत खतरनाक है। वाई खतरनाक क्यों है? अगर मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, बाहर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, दुकान पे हूँ, मंडी में हूँ, लोगों में हूँ, मुझे किसी ने खांस लिया, मुझे आ गया वायरस, मैं घर में आया, घर में ना बीमार हूं, ना मुझे खांसी आ रही है, ना मुझे बुखार है, ना जिस्म दर्द कर रहा है, ना सर दर्द कर रहा है, लेकिन मैं अपने वाइफ और बच्चों के साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ, मैं उनके साथ बातें कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे बीमारी की सिम्टम नहीं है, लेकिन मैं अपनी वाइफ को, मैं अपने बूढ़े माँ बाप को, मैं अपने बच्चों को दे रहा हूँ। हम्म, बड़ी मिसालें मिल चुकी हैं जिसमें यंग लोग बाहर से बीमारी लेके घर आते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके बूढ़े माँ बाप, उनके बच्चे बीमार हो जाते हैं, और हमारे सामने मसाले हैं, और माँ बाप बेचारे मर गए हैं इसलिए कि बच्चे बाहर से वो बीमारी लेके आ गए। एक तो ये मैं इंपॉर्टेंट समझता था, बताऊं आपको कि बहुत इसलिए जबरदस्त, बहुत अच्छी बात। जब भी कोई इंसान बाजार में जा रहा है, दुकान पे सारा दिन बैठा हुआ है, उसको चाहिए जब भी घर आए ये सोचे आज मेरे 40 बंदों से मिला, मेरा रिस्क बढ़ गया, मैं अपने बच्चों माँ बाप से दूर रहूं और अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस में रखूं। एक तो ये है। दूसरा ये जो आपने पूछा कि अगर सिम्टम होते हैं तो क्या करें। देखो, जैसे मैंने कहा, जैसे सिम्टम होते हैं, किसी को खांसी है तो आप खांसी की दवाई दे दें, क्योंकि सिंपल सप्रेस कर दें उसको, वो ठीक है। किसी को बुखार हुआ है तो उसको टालानोल, जिसको पैरासिटामोल बोलते हैं, राइट, वो जी। दे दे, टालानोल दे दे, हम्म, और 6 घंटे बाद दे दे, चाहे बुखार नहीं हो। जो बुखार ज्यादा होगा, आपके जिस्म में खराबी होगी। और तीसरा जो है वो हेल्दी लाइफ रहे। हेल्दी लाइफ क्या है? अच्छा खाएं, पानी खूब पिए, जितना पानी पी सकते हैं पिए, मल्टी वाइटामिन लें, जिसको विटामिन डी बोलते हैं, या मेरा ख्याल सनशाइन बोलते हैं शायद पाकिस्तान में, वो लें, विटामिन सी लें, और अगर हो सके, अगर एस्पिरिन से आपको मसला नहीं है, या डेस्परिन कहते हैं, डेस्परिन ले लो। ये एक हेल्दी लिविंग है एनी बॉडी के लिए, अगर आप कर सकते तो आपको करना चाहिए, राइट, स्पेशली जब कोरोना वायरस सबके आगे पीछे। अब अगला आ गया आपका कि आपको बुखार चढ़ना शुरू हो गया, खांसी हो गई, तो उसकी दवाई ले ली। अब देखो, अगर आपका सांस रुकना शुरू हो गया,
हम्म। आपकी ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो गई, आपको सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो गई। जब आप लंबा सांस ले रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है मुझे खांसी आएगी, या आपको चेस्ट में दर्द हो गई, उस वक्त आप समझो काम खराब हो रहा है। उस हम्म। वक्त मैं ये कहूंगा कम से कम अपने डॉक्टर को कॉल करो, उनको बताओ कि भाई मुझे कोरोना लग रहा है, मुझे ये सिम्टम्स है या हो चुका है और मेरी अब ये तबीयत है, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो फिर डॉक्टर आपके इलाके में जो है आपका इलाज करेंगे। और इलाज क्या है कि अब इस वक्त जाके जून जुलाई में जाके थोड़ी सी दवाइयां आ गई, उसमें एक तो स्टीरॉइड्स है, डेकाड्रोन है, जो कि प्रिस्क्रिप्शन है, शायद पाकिस्तान में ओवर द काउंटर भी शायद मिलती है, लेकिन वो तब तक ना ले जब तक अपने डॉक्टर से बात नहीं करें। अगर आपको कोरोना के अलावा कोई और बीमारी होगी और आपने डेकाड्रोन स्टीरॉइड्स ले ले, वो आपको मार भी सकता है, क्योंकि वो एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, आपके इम्यून सिस्टम को कम कर देगा। इसी तरह रेमडेसिविर एक एंटीवायरल मेडिकेशन है, जो कि हेपेटाइटिस सी के लिए भी इस्तेमाल होती है। उससे ये लग रहा है कि अगर आपकी डिजीज है तो 3-4 दिन उसका असर कम हो जाता है, जल्दी से आप ठीक हो जाते हैं। जो आखिरी अभी है उसको हम बोलते हैं कन्वलेसेंट प्लाज्मा, जो कि लोग बीमार हो चुके हैं, ठीक हो गए हैं, उनके जिस्म में कुव्वत मदाफियत पैदा हो गई है, हम उनका ब्लड लेके उसको प्योरीफाई करके वो जो कुव्वत मदाफियत है बेसिकली वो बीमारों को देते हैं, और उससे अभी तक ऐसे नजर आ रहा है कि लोग बेहतर हो रहे हैं, उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने तो इतनी अच्छी बातें हमें बताई और मुझे यकीन है कि सुनने वाले इससे यकीनन इस्तेफाज़ा हासिल करेंगे और इससे करेंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो मैं आजकल खबरों में पढ़ रहा हूँ और जो मैं देख रहा हूँ, ये अमेरिका में दोबारा से कुछ नंबर जो है 50,000, 60,000, ये रोज के हिसाब से फिर केसेस आ रहे हैं। तो ये क्या न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क के जगह पे ही है, दोबारा उसी जगह से निकल रहे हैं या कहीं और फैल रहा है? ये क्या है ये चीज़? हाँ, तो क्या हुआ कि हमारी स्टेट जो है ना अमेरिका में, वो इंडिपेंडेंट है। हर स्टेट का गवर्नर जो है वो अपने असूल है, वो चाहे तो सेपरेशन कर दे, डिस्टेंस शुरू कर दे, लॉकडाउन कर दे कम्युनिटी को। तो जैसे आपने कहा कि जो ग्राउंड जीरो कोरोना वायरस का अमेरिका में था, वो न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी बन गया, राइट। जी। तो यहाँ के गवर्नर्स ने उसी वक्त बहुत जल्दी लॉकडाउन कर दिया, जिसको बोलते हैं ऑफिसेज, नॉन एसेंशियल काम बंद कर दिए, और ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, बिजनेसेस बंद हो गए, राइट। क्या हो गया, बड़े लेवल पे आइसोलेशन हो गई। तो आइसोलेशन से, जैसे मैंने पहले कहा, अगर आपने आइसोलेशन कर दिया तो अपने वायरस को बंद कर दिया, फैलाना बंद हो गया वो, राइट। जी। तो लोग जो है वो बीमार थे वो तंदुरुस्त हो गए, जो बदकिस्मत थे बेचारे वो खत्म हो गए, मर गए। तो न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में नए केसेस बहुत कम हो गए, राइट। जी। अब दूसरी तरफ आप देख लो, जो कि फ्लोरिडा में हो रहा है, एरिजोना में हो रहा है, टेक्सास में हो रहा है, वहां पे उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, उन्होंने ओपन छोड़ दिया। बिजनेस इंपॉर्टेंट है, कारोबार इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ वहां पे, आखिर में वहां फैलना शुरू हो गया। वायरस ने देखा कि ये मेरी मार्केट तो बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग एहतियात नहीं कर रहे, वो बाहर निकल रहे हैं, मिल रहे हैं, पार्टियां हो रही है, बीचेस पे जा रहे हैं आगे पीछे। अब आपके सामने है वो रिजल्ट जो आना शुरू हो गया। अब हजारों के लोग बीमार हो रहे हैं। और अभी आपको सुना होगा कि ह्यूस्टन में हॉस्पिटल जो है इमरजेंसी रूम 100% कैपेसिटी से भर गए हैं। अब मुझे याद आ गया वहां से कि जब अप्रैल मई में न्यू जर्सी में, मुझे भी एक रात अभी तक याद है, एक मरीज को मैंने वेंटिलेटर से उतारा। मैंने कहा मैं देखता हूँ ये कैसे करता है। विद इन 2 आवर 2 घंटों में उसकी तबीयत फिर खराब हो गई, तो मुझे वेंटिलेटर फिर चाहिए था। पूरे अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था। वो जैसे हम वेंटिलेटर एक मरीज से उतार रहे हैं, 10 मिनट में अगले मरीज को लग जाता था। अब यही हालत यहाँ टेक्सास में हो रही है, फ्लोरिडा में हो रही है। तो वजह क्या है, जिस कम्युनिटी ने भी सोशल आइसोलेशन को सीरियसली लिया, जिस कम्युनिटी ने भी मास्क इस्तेमाल नहीं किए, उस कम्युनिटी को अब सॉरी करना पड़ रहा है, उनके में फैल रहा है। उनके जो बुजुर्ग हैं वो वल्नरेबल हैं, वहां का डेथ रेट बहुत बढ़ रहा है। आपके सामने कैलिफोर्निया की भी बस आ रहा है,
वहां पहले उन्होंने लॉकडाउन किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जैसे ही उन्होंने पूरी सिटी को, स्टेट को खोलना शुरू कर दिया, वायरस फिर फैलना शुरू हो गया। सही। तो बात यही है कि हमें सबको तालीम मिलनी चाहिए, हमें ये नहीं सोचना था। दूसरी बात जो मैं कहने वाला हूँ ये भी है, अब क्या हुआ कि कुछ लोगों को कोरोना वायरस हुआ, उनको छोटी मोटी खांसी हुई, जिस्म में दर्द हो गई, वो ठीक हो गए, अल्लाह ने शुक्र किया कि वो सही हो गए। अब क्या हो गया, फॉल्स कॉन्फिडेंस भी आ गया लोगों में, यार मुझे भी हो गया था, मैं ठीक हो गया, इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि कितने लोग मर रहे हैं। अब अमेरिका में देख लो, मोर देन 120,000 लोग मर चुके हैं। सोच भी नहीं सकते थे लोग कभी, राइट? बिल्कुल। तो 1,20,000 यही लोग है कि बहुत लोग मर रहे हैं। ये ना सोचो कि हमारी फैमिली में, हमारे खानदान में, हमारे नेबरहुड में अभी नहीं मरा, तो ये कुछ नहीं हो रहा। ये डेवस्टेटिंग है जब ये होता है। जो लोग बिल्कुल बीमार होते हैं वहां इस वक्त, फिर मैं कहूंगा इसका कोई इलाज नहीं है अभी तक, इसकी कोई एंटीबायोटिक नहीं है। डॉक्टर साहब, मुझे मालूम है कि आज 4 जुलाई है और अमेरिका का आज़ादी का दिन है, और मैंने आपका कीमती वक्त रात में ले लिया और आप यकीनन बाहर आतिशबाजी हो रही होगी। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आपने हालांकि बहुत तफसील और मुफस्सल बताया है, लेकिन चलते चलते एक दफा फिर अपना पैगाम एक आम पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेशी को दे दीजिए। तो मैं आपको अपनी पर्सनल मिसाल देता हूँ बयान में कि एक दिन पहले मैं अभी हॉस्टल निकल रहा था सुबह को, तो मेरी वाइफ मुझे कहती है कि मैं आज शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, वीकेंड के लिए चीजें खरीदनी है। तो मैंने कहा कि ये तो बड़ी गलती है। कहती क्यों, क्या हुआ? न्यू जर्सी खुल गया है, शॉपिंग मॉल खुल गया है, चीजें खुल गई। मैं कहा देखो, ये 4th ऑफ जुलाई का वीकेंड है, राइट? क्या हो रहा है, सभी लोग बाहर निकले हुए हैं। आप जिस स्टोर पे जाओगे लोग ही लोग नजर आएंगे। आपको पता है जितने लोग कहीं ज्यादा होंगे, वहां पे आपके चांसेस कि आपको कोरोना वायरस मिल जाए बढ़ जाएंगे। आप ऐसा रिस्क क्यों लोगे? बाहर अगर निकलना है तो इसलिए निकलो कि आपको बहुत जरूरी काम के लिए निकलना है। आपका जॉब है तो जाओ, करो जॉब, लेकिन दिमाग में ये रखो कि भाई मेरे आगे पीछे मेरे कोलीग्स को कोरोना वायरस हो सकता है। मैं आपको आज मिसाल देता हूँ, मेरी फैमिली में मेरा छोटा भाई आज बाहर जा रहा था बच्चों को लेके, मुझे पता चला, मैंने कॉल किया, मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? हम निकले जा रहे हैं फलां होटल में ठहरे। तो मैं क्या, आपको पता आजकल होटल में कौन ठहरते हैं? जिनको कोरोना वायरस होता है वो फैमिली से अलग होने के लिए होटल चले जाते हैं कि 2 हफ्ते होटल में रहे जब तक वो फैलाए ना किसी और को। तो मैं कहने का मसला ये है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप बेशक आप बीमार नहीं है, फिर भी अगले 2-3 माह के लिए अपने घर में रहो, बच्चों को अपने पास रखो। अगर आप बाहर जा रहे हैं, आप क्राउड में हैं, लोगों में हैं, घर वापस आके अपने आप अच्छी तरह नहाओ, अपने शूज को बाहर साफ करो, कपड़ों को साफ करो, ताकि अपनी फैमिली में ना फैला सको। तो मैसेज यही होगा, हैंड वॉशिंग जितनी भी कर सकते करो, बार बार अगर बाहर हो, अपना मास्क कभी नहीं उतारो, मास्क पहनो। ये नहीं कहो ये आगे पीछे तो मेरे दोस्त हैं, मेरे जानने वाले हैं। आपको बीमार आपके जानने वालों ने और दोस्तों से ही होगा, औरों से नहीं फैलेगी दवाई बीमारी। और आखिर में अगर आप खुद खांसी है, बुखार है, जिस्म दर्द कर रहा है, फौरन अपने आप को आइसोलेट कर लो। टेस्ट करने से भी ज्यादा ये है अपने आप को आइसोलेट कर लो। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत उम्दा बात की और यकीनन लोगों ने आपकी बात सुनी और इस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको और आपके सारे घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन। ओके जी, शुक्रिया जी।